चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग के एक नई वीडियो में। अब हम आज से शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर की सीरीज़। तो अब हम पूरे सैम्पल पेपर एटलीस्ट 8 to 10 का ट्राई करेंगे कि बोर्ड एग्जाम से पहले 8 से लेकर 10 सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर कर सके। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त 12th में है जिसके पास इकोनॉमिक्स है तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी टू कवर द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसी डिमांड पैसे की जिससे कोई व्यक्ति अपनी नीड्स को पूरा करता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे कहा जाता है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शंस। ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रांजैक्शंस। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सब्सिडीज आर इन गवर्नमेंट बजट। सब्सिडीज कैसा पार्ट होता है गवर्नमेंट बजट का? देखिए, सरकार सब्सिडी दे देती है, बदले में सरकार को कुछ भी नहीं मिलता, यानी ना तो असेट रिफॉर्म होती है ना लायबिलिटी रिड्यूस। तो इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसी में चॉइस में है, हम चॉइस के क्वेश्चंस भी करते जाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके क्वेश्चंस की। डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। देखो बेटा, फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट ही हमारा फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम जर्मनी विल बी रिकॉर्डेड इन। अगर हमने एक्सपोर्ट करा है मशीनरी का तो ज़रा ध्यान से देखिए, मशीनरी एक विजिबल थिंग है और विजिबल थिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगी और बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम किस में जाता है ये आंसर। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में जाएगा या बैलेंस ऑफ उसमें जाएगा। देखिए, करंट अकाउंट में आ गया और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आएगा और हर आने वाली चीज़ क्रेडिट साइड जाती है, तो आंसर होगा क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें ये फिगर देखनी है। इस फिगर में बताया गया कि बार्टर सिस्टम में हम एक गुड्स या सर्विसेज को किसी दूसरी गुड्स या सर्विसेज के बदले में बदलते हैं विदाउट यूजिंग अ मीडियम फॉर एक्सचेंज। हम कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि मनी का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा मनी के इस्तेमाल के बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी मनी। इसके बाद नेक्स्ट आंसर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैं करा चुका हूँ, पूरा पेज रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज नोन एज। जो ये अभी क्वेश्चन कराया मैंने, फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का जो डिफरेंस होता है उसे हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस बीओपी के अकाउंट में टूरिज्म सर्विसेज आएंगी? तो बच्चों, टूरिज्म करंट एसेट्स हैं, मतलब करंट ट्रांजैक्शंस हैं, इसका कोई फ्यूचर क्लेम से लेना देना नहीं होता, तो ये भी करंट अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। ए आंसर। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी सप्लाई में क्या चीज़ आती है? मनी सप्लाई में डिमांड डिपॉजिट आता है। तो मनी सप्लाई का फॉर्मूला होता है डिमांड डिपॉजिट सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। ठीक है, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। तो सी तो होता है, डी डी होता है, लेकिन क्या इंटरबैंक डिपॉजिट होता है? नहीं। टाइम डिपॉजिट होता है? नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है ऑटोनॉमस कंजप्शन 100 का है। ठीक है, देखिए जरा बच्चों, ऑटोनॉमस कंजप्शन यानी सी बार की वैल्यू हमें 100 दे रखी है, एमपीसी की वैल्यू हमें 0.7 दे रखी है और इनकम की वैल्यू हमें 1000 दे रखी है। हमसे सी की वैल्यू पूछी है, सी की वैल्यू सी बार प्लस बी वाई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर लगाओ। जल्दी से आगे वीडियो तब बढ़ाना जब आपका आंसर आ जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और ट्राई करो आंसर लाने का। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। सी बार की वैल्यू है 100, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ 0.7, यहाँ पर 1000। तो उस 0.7 की 1000 से मल्टीप्लाई 700 प्लस 100, आंसर आ जाएगा 800। ठीक है, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, और जिनका नहीं आया बच्चों एक बार फिर से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, जल्दबाजी में मत रहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, ये 0.8 दे रखा है। ठीक है, ये 0.8 दे रखा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई की वैल्यू हमें 4000 दे रखी है। हमसे पूछा है के की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें डेल्टा आई का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा कैसे कितना आया, मेरा आंसर 5 आ रहा है, आप अपना आंसर खुद देखो कैसे आएगा। के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी वैल्यू पुट करो, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है हाई रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी। जितना रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा होगा इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, सही बात। रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज किया जाता है बोरोइंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट से, ये भी सही बात कि अगर बजट घाटे में होगा तो सरकार को या तो अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी या किसी दूसरे देश से बोरो करना पड़ेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। तो करेक्ट मनी क्रिएशन कोई फॉर्मूला नहीं है। मनी मल्टीप्लायर के को बोलते हैं इक्वल टू 1/LRR, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीईआरटी या एडिशनल बुक्स 1/CRR बोलती हैं, तो के इक्वल टू 1/CRR बुक के अकॉर्डिंग है, जबकि एक्चुअल में होता 1/LRR है। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन होते तो हम CRR ही लगाते, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगले क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन पर आ गए। देखिए बच्चों, एमपीसी और एपीसी में क्या वो है डिफरेंस है, वो पूछा गया 3 नंबर में। तो एमपीसी ये बताता है कि इनकम चेंज होने पर कितना कंजप्शन चेंज हुआ, जबकि एपीसी ये बताता है टोटल इनकम से कितना पार्ट कंज्यूम कर लिया गया है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी की अगर हम बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी की रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। एपीसी की रेंज कभी भी 0 नहीं होती, हमेशा 0 से ज़्यादा होती है और 1 से भी ज़्यादा हो सकती है। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है और एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई होता है। 3 डिफरेंस है, तीनों डिफरेंस लिख दीजिए, आराम से आपको 3 नंबर मिलेंगे। वर्ड लिमिट में मत फंसिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ओके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है वाई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ हमें वाई की वैल्यू गिवन है, यहाँ हमें एमपीएस की वैल्यू गिवन है, एमपीएस दे रखा है, एमपीसी नहीं है, बस फंसिएगा मत। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है। पूछा है सी बार की वैल्यू बताइए क्या होगी। बेटा देखो यहाँ पर ये होना बहुत ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम लेवल, इसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होता है तो एस इज इक्वल्स टू आई होता है तब, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट का तो कोई वो पढ़ा ही नहीं है फंक्शन, हमने सेविंग का फंक्शन पढ़ा है, जो कि होता है माइनस का सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, ठीक है, एमपीएस इंटू वाई। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग बताइए कितना आंसर आया, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। देखिए मैं सामने से आपको डिलीट करता हूँ, लिखता हूँ। आई की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू 400 इज इक्वल्स टू माइनस का सी बार, तो माइनस का सी बार ये हमें सॉल्व करना है, प्लस बी एमपीएस होता है 0.4 दे रखा है क्वेश्चन में, वाई की वैल्यू 2000 दे रखी है। अब आप इसे सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आया, ठीक है। ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, जिस बच्चे को नहीं आया वो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कैलकुलेशन के डाउट में मत फंसिएगा कि अरे इतनी छोटी कैलकुलेशन है, नहीं अगर हमने पूछ लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स में पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आंसर का, ठीक है। आंसर आप लोग मुझे बताओगे कितना आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि सी की वैल्यू हमें ये दे रखी है, इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इन इकोनॉमी, आई की वैल्यू 600 करोड़ है, वाई की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम देना बहुत ज़रूरी है, तो आई इक्वल टू एस होता है, तो हम आई इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस बी वाई एम पी एस 1 माइनस बी इंटू वाई लगाएंगे, ठीक है। देखिए आई की वैल्यू हमें 600 दे रखी है, सी बार की वैल्यू देखो, इसको जब कंपेयर करोगे तो ये 25 आ जाएगा सी बार की वैल्यू, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कंपेयर करने से सी बार की वैल्यू 25 आ गई, तो माइनस का 25 प्लस 1 माइनस बी, देखो बी की जगह पे 0.8 है, तो 1 माइनस बी की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 600, नहीं कितनी दे रखी है वाई की वैल्यू, ये हमसे पूछी गई है वाई की वैल्यू। सॉल्व करेंगे, माइनस का 25 आ जाएगा प्लस का 25, तो 625 इक्वल टू 0.2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू आ जाएगी 6 5 जा 300 3125, ठीक है, 3125 इसका आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आती कमेंट बॉक्स में बिना किसी हेजिटेशन के पूछेगा, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं ह्यूमैनिटीज़ के जिनको दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हमसे एपीसी की वैल्यू पूछिए कितनी होगी, तो एपीसी इक्वल टू होता है बच्चों, एपीसी इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई। सी की वैल्यू हम निकालेंगे पहले, वाई की वैल्यू हमने 3125 निकाली थी, ये 3125 को यहाँ पर पुट करेंगे, तो C इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 0.8 इंटू 3125, तो 8 3 जा 24, 24 और 2 26, तो लगभग 2600 आएगा इसका प्लस 25, तो C की वैल्यू 2625 हो रही है, ठीक है, 2625 समथिंग आंसर आएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो मैं कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, मुझे टाइम बचाना है, आप लोग देख लीजिएगा 2625 आ रहा है या थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 2625 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन बताने हैं बैंकर्स बैंक के रूप में और सुपरविजन में। पॉइंट लिखेंगे कि सेंट्रल बैंक प्लेज या सेंट्रल बैंक फंक्शन एज बैंकर्स बैंक एज कॉमर्शियल बैंक ट्रीट टू इट्स कस्टमर सेम एज सेंट्रल बैंक ट्रीट टू द कॉमर्शियल बैंक, यानी जैसे कि कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को ट्रीट करती हैं, सेम वैसे ही सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को ट्रीट करता है, उनसे पैसा अपने पास डिपॉजिट करता है और उन्हें लोन ग्रांट करता है। इसके लिए हम लिखेंगे कि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को 3 तरीके की फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है, एजेंट फंक्शन, बैंकर फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन, ठीक है। और सुपरविजन में लिखेंगे कि कॉमर्शियल बैंक्स अपने जो डिमांड डिपॉजिट है उसका प्रॉपर तरीके से क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, ये सुपरविजन करने का काम भी कॉमर्शियल आरबीआई ही करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कंपोनेंट्स क्या हैं एलआरआर के। तो एलआरआर के दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। एलआरआर का पहले तो एलआरआर क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो, डिमांड डिपॉजिट का वो प्रोपोर्शन जो कॉमर्शियल बैंकों को लीगली रिजर्व करना पड़ता है, उसे एलआरआर कहते हैं। आरबीआई से डिटरमाइन करने का काम करती है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। और इन दोनों के बारे में, डिमांड डिपॉजिट का वो प्रोपोर्शन जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखती है, एसएलआर, और वो प्रोपोर्शन जो आरबीआई को दे देती है, वो सीआरआर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा 4 नंबर का। अगला कह रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के फेवर में आर्गुमेंट देने हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्यों अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक तो ये कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है। दूसरा ये, इससे क्या होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्टर्स होते हैं उन्हें पहले से पता होता है कि क्या रेट रहेंगे फॉरेन एक्सचेंज के। तीसरा, इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहा है वो पहले से उन्हें पहले डिटरमाइंड है कि फिक्स एक्सचेंज रेट कितना है, तो उसमें भी स्टेबिलिटी बनी रहती है। और अगला ये कि इससे डिमांड और सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई का फॉरेन एक्सचेंज रेट पर असर नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रिपरकशंस हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, वो भी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो इसके फायदे हो गए। अगला है फिस्कल डेफिसिट की वजह से सरकार के ऊपर ज्यादा बोरोइंग पड़ती है। हमें बताना है हायर फिस्कल डेफिसिट के क्या इंप्लीकेशंस रहेंगे। तो हायर फिस्कल डेफिसिट का पहला इंप्लीकेशन ये होता है, सरकार के ऊपर बोरोइंग का बर्डन बढ़ जाता है। दूसरा, वीसीएस साइकिल क्रिएट हो जाती है फिस्कल डेफिसिट की, यानी इस साल घाटा जितना है अगली साल उससे ज्यादा होगा, उसके साल उससे अगले ज्यादा होगा। इसके बाद अगला है क्राउडिंग आउट की प्रॉब्लम आ जाती है, इन्वेस्टर्स देश में अपना ट्रस्ट नहीं रखते हैं। अगला, हमारी जो सरकार है उसकी क्रेडिटेबिलिटी इरोड हो जाती है। ये उसके हायर फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ये पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है। के इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा तो उससे इनकम चेंज कितने टाइम्स तक हो जाएगी। यानी एक और फॉर्मूला होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कि इन्वेस्टमेंट को चेंज करने से इनकम कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले आपको इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजप्शन एंड इंक्रीज इन सेविंग बनानी पड़ेगी। फिर आप इसकी टेबल बनाने के बाद में इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे एज इट इज इन वर्ड्स। इसके बाद में आप ये बताओगे इसकी रेंज क्या है। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, अगर आप पूछोगे तो। ठीक है, अगर कमेंट बॉक्स में मेरे पास आती है क्वेरी कि सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को समझा दीजिए इंडिविजुअली, तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, अगला है कि इसकी रेंज कितनी होती है। तो हम एमपीसी की दो वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, 0, और एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 1। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, के इक्वल टू 1/1 माइनस 0, तो सॉल्व करने पे 1 आएगी। तो के की मिनिमम रेंज हो सकती है 1, मैक्सिमम रेंज के इक्वल टू 1/1 माइनस 1 सॉल्व करते हैं तो 1/0, जो कि नॉट डेफिनेट होता है। तो के की रेंज हो सकती है 1 से लेकर नॉट डेफिनेट तक। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की रेंज होती है, जो कि मैंने आपको न्यूमेरिकल हाइपोथेटिकल एग्जांपल की मदद से समझा दी है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं समझ में आता हो तो एक बार फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा बिना किसी झिझक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा इसके ऊपर है, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पर है। ये क्वेश्चन मैं अभी रोक रहा हूँ। क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं नेशनल इनकम के लिए एक पूरी की पूरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी आईईडी के हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए जब भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अपने शेयर्स को बेच देता है तब इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और के बाद डैश एंड डैश आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। 3 चीज़ों को बाहर रखा गया, इलेक्ट्रिसिटी, एल्कोहल को, और एक और चीज़ रखी गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आते हैं अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन मेडिसिन, गलत है, इलेक्ट्रिसिटी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में कब आई। तो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में 1979 में आई थी। लेकर आए थे शी जिनपिंग के भाई। देखो जिनपिंग अभी प्रेसिडेंट है, सो शी जिनपिंग जैसा नाम देखो कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है डेंग जियोपिंग। ठीक है, तो डेन जाइपिंग नाम है इनका, डेन जाइपिंग इसे लेकर आए थे। ट्रिक बता रहा हूँ, शी जिनपिंग नाम है ना, तो वैसा मिलता जुलता नाम देख लो। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग में कह रहा है कि द रोल ऑफ आरबीआई इज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। बिल्कुल सही, जब हमारे यहाँ पर एनईपी आया था तो आरबीआई का रोल कम कर दिया गया था। रीजन कह रहा है बिकॉज द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 ब्राउट मेजर चेंजेस इन। तो बिल्कुल सही है और सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है जब हम शिफ्ट कर दें वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज में। मोनो मतलब एक, क्रॉपिंग मतलब प्रोडक्शन, एक फसल का। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यहां पर होना चाहिए था डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अगला है डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन टू रूरल पीपल। बिल्कुल सही बात है कि डाइवर्सिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस खोल देता है, क्योंकि इससे लेबर एग्रीकल्चर से निकलकर दूसरे अलाइड एक्टिविटीज में चली जाती है। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इसको सही ऑर्डर में अरेंज करो। इंडो पाक वॉर 1971 में हुआ, आईपीआर 1956 में आई, फर्स्ट वर्ल्ड बैंक मिशन, वर्ल्ड बैंक बना 1946 में और मिशन हुआ 1949 में, सेकंड 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1956 में आया। अब आप इसके अकॉर्डिंग खुद से अरेंज कर लीजिए, ये आंसर आपको खुद लगा लेना है। 23 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट स्टेटमेंट को बताता है। तो लैंड रिफॉर्म्स में मैक्सिमम लिमिट लगा दी, नहीं, ये लैंड सीलिंग कहलाएगा। मार्केटेबल सरप्लस प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट, बिल्कुल सही है। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब ये होता है कि हमने जो उगाया है उसका कितना हिस्सा बचा है जिसे हम मार्केट में बेचेंगे। तो सेकंड का बी बिल्कुल सही मैच है। अगला कह रहा है स्मॉल फार्मर्स और सीजनल वर्कर्स किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। देखो बेटा, स्मॉल फार्मर्स और सीजनल जो वर्कर्स होते हैं ये चरनिंग है। चरनिंग का मतलब कभी ये गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हैं, कभी गरीबी रेखा के ऊपर चल रहे हैं, यानी एक ही जगह पर नहीं रहते, ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। जब इनमें काम मिल जाता है तो बेचारे गरीबी रेखा से ऊपर चले जाते हैं, काम छूट जाता है तो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अगला कह रहा है द फार्मर सफर्ड फ्रॉम डैश एंड विंग एंड डैश ऑफ अकाउंट्स। फार्मर किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो एक तो उनके साथ फॉल्टी वेट किया जाता है, होती चीज़ उनकी 10 किलो की है, नापी 9 किलो में जाती है, जिससे उन्हें कम पैसा मिलता है, और उनको मैनिपुलेशन किया जाता है उनके खातों में। ठीक है, तो डी आंसर होगा फॉल्टी एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। 26 कह रहा है पीडीएस एक मेजर प्रोग्राम है जिसका मेन एम है फूड और न्यूट्रिशन वैल्यू को इंप्रूव करना पूरे में। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 तो सही कह रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1984 से 85 के बीच में, ताकि न्यूट्रिशनल फूड को गरीबों तक पहुंचाया जा सके। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, और देखो एज अ टीचर मैं खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, कई बार डेट्स होती हैं वो हमें एग्जैक्ट नहीं याद होती हैं। हो सकता है कि कईयों को याद रहे आसानी से, मुझे इस वाले क्वेश्चन की डेट याद नहीं है, इसीलिए मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा। एक बार प्लीज़ आप वेरीफाई करके मेरे को आंसर बता दीजिएगा। मुझे FWP की शायद डेट 1974 1975 याद है, 84 85 में मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है जो गवर्नमेंट ने नेशनल स्कूल असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू करा था ताकि यंग पीपल की मदद की जा सके और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। सोशल असिस्टेंस, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, ये बड़े लोगों के लिए था, बुजुर्ग लोगों के लिए था कि इनमें पेंशन दी जाए। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, ये तो गलत है आंसर, हमें पता चल गया नेशनल सोशल असिस्टेंस बुजुर्ग लोगों के लिए था। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा एल्डरली पीपल को, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसने यंग पीपल को करा, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। चॉइस में है कि ऐसे लोग जो कि ज़्यादातर रिच रहते हैं लेकिन बुरे लक की वजह से गरीब हो जाते हैं उन्हें हम ट्रांजिएंट पुअर कहते हैं। चर्निंग बताया था कि वो चढ़ते रहते हैं, क्रॉनिक वो जो हमेशा गरीब थे, गरीब हैं, गरीब रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया 3 नंबर क्वेश्चन, ये आपको खुद से करने हैं। मैं आपको सैंपल पेपर दिखा देता हूं, आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं आपको ये समझा नहीं सकता, इसमें बहुत टाइम लगेगा। जो मैक्रो वाला पार्ट था जिसको इजीली समझाया जा सकता था पॉइंट्स में, वो मैंने आपको समझा दिया है। अगले सैंपल पेपर में मैं ट्राई करूंगा कि IED भी आपको पूरा समझा सकूं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है, लगता है आपके दोस्तों की मदद हो सकती है, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, बोर्ड की तैयारी रखिए और अपना ख्याल रखिए।